मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी संधि और समास में अंतर को जानेंगे। यह एकेडमिक परीक्षाओं के लिए, चाहे वह मैट्रिक बोर्ड हो या इंटरमीडिएट बोर्ड हो, इसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो 2019 टेस्ट का एग्जाम हुआ, उसके प्रश्न पत्र में भी संधि और समास में अंतर 5 नंबर का पूछा था। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह अत्यंत ही उपयोगी है। आज स्पष्ट रूप से आप सभी को हम संधि और समास में अंतर को बताएंगे। देखते हैं पहला अंतर क्या है। पहला अंतर है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, जबकि यदि हम समास में लेते हैं तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संधि का शाब्दिक अर्थ होगा मेल, जबकि समास का शाब्दिक अर्थ होगा संक्षेप। दूसरा अंतर है इसमें कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार है उसे हम संधि कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने से जो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात एक नया वर्ण उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। जबकि समास में लेते हैं तो दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके जब एक साथ मिलते हैं तो इस मिलने की क्रिया को हम समास कहते हैं। संधि में दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, और समास जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, उसे हम समास कहते हैं। यह दोनों में दूसरा अंतर है। तीसरे अंतर पर जब हम आते हैं तो मैंने लिखा यहां संधि पदों को तोड़ना। जो भी संधि पद हैं उन संधि पदों को तोड़ना या अलग अलग करके लिखना विच्छेद कहलाता है। अर्थात संधि में क्या होता है, संधि विच्छेद होता है, लेकिन समासिक पदों को तोड़ना या अलग अलग करके लिखना विग्रह कहलाता है। समास का सामासिक विग्रह होता है और संधि का क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। यह दोनों में अंतर है, एक में विच्छेद होता है और दूसरे में विग्रह होता है। चौथा अंतर है दोनों में कि संधि में जिन पदों या शब्दों का योग होता है उनके मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। संधि में जो भी पद हैं, यदि उनका विच्छेद करते हैं या उस विच्छेद से जब हम संधि करते हैं तो उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे विद्या धन आलय बन जाएगा विद्यालय, अर्थात विद्या का घर। विद्यालय शब्द का भी वही अर्थ है जो अलग अलग करके लिखने पर भी अर्थ हमें प्राप्त होता है। लेकिन समास में पदों के मिलने पर परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है और परिवर्तन नहीं भी हो सकता है। सामासिक जो पद हैं उन सामासिक पदों के आपस में मिलने पर जो सामासिक शब्द हैं, सामासिक विग्रह है, तो उनमें उनके अर्थ में परिवर्तन हो सकता है और परिवर्तन नहीं भी हो सकता है। जैसे यहां भी हम जानेंगे, यदि कोई पद ले लिया मैंने नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, तो नीला कमल, यहां अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन यही कोई बहुब्रीहि समास का शब्द ले लेते हैं, सामासिक पद ले लेते हैं, तो वहां पर परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वहां पर अन्य
अर्थ की प्रधानता हो जाती है। जैसे दशानन, दशानन कहते हैं और बोध किसका होता है? रावण का। नेक्स्ट अंतर है हमारा, कह रहा है कि संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की गुंजाइश होती है। जहां भी संधि होगा उस संधि में दो वर्णों के मेल या दो वर्णों के विकार की गुंजाइश होती है, लेकिन समास में इस मेल या विकार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है। वहां कहीं पर किसी वर्ण का मेल या विकार नहीं होता है। और अंतिम और छठा अंतर है दोनों में कि संधि में विभक्ति या पद का लोप नहीं होता। जहां भी संधि होती है वहां पर विभक्ति या पद का लोप नहीं होता है, जबकि समास में विभक्ति या पद का लोप होता है। तो ये है हम लोगों का संधि और समास में अंतर। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लें, क्योंकि अभी हमको परीक्षा देनी है, बोर्ड की परीक्षा देनी है, या जो भी हमारा एकेडमिक एग्जामिनेशन है उसमें यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न पूछता ही है। इसलिए समास को पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं संधि और समास में अंतर का भी एक वीडियो आप लोगों को दूंगा। और मूलतः जो संधि और समास में अंतर है वह यही है। यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और अभी तक यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अब इसके बाद हम लोगों ने वर्णोच्चारण पढ़ लिया, संधि प्रकरण का पूरा अध्ययन किया हम सबों ने। इसके बाद हम सभी समास प्रकरण का भी पूर्णतः अध्ययन कर लिए। अब हम कारक प्रकरण का अध्ययन करेंगे, जो संस्कृत का स्पाइनल है। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी का विशेष महत्व है, जब यह है तब हम खड़ा हैं, वैसे ही जब हम कारक प्रकरण को जानेंगे तो उससे अनुवाद बनाना, अनुच्छेद लिखना या संस्कृत भाषा को जानना अत्यंत ही आसान हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोगों का जो प्रकरण होगा व्याकरण के अनुसार वह होगा कारक प्रकरण। और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपको कारक प्रकरण के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।